तो दोस्तों मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्लेजर, थैंक यू। तारड़ साहब, एक दो बातें बड़ी अहम करनी है कि पहली बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शायद अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को देखना होगा, क्योंकि दहशतगर्दी के जो खतरात हैं वो बढ़ रहे हैं। वो वजीर खारजा हैं और वो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस लड़ते हैं। और वो खुद ही इतने कंफ्यूज है कि शायद पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी की जो है उसके ऊपर देखना पड़ेगा या देखना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा में जो राइज ऑफ तालिबान है उसके बारे में वो जो है वो डबल माइंडेड है। और दूसरा, तार साहब, ये जो पैसे बाहर से आने थे, सुना था कि साग डार साहब जो है उन्होंने को 13-14 अरब डॉलर जो है वो बाहर से प्लेज हुआ है शायद, पता नहीं, ये गए हुए थे सऊदी अरब और चीन। वो ना पैसों का पता चल रहा है ना लॉ एंड ऑर्डर की समझ आ रही है। तो आप समझ रहे हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च और ये जो जो चीजें कुक हो रही हैं ऊपर से आर्मी चीफ की ये जो अपॉइंटमेंट है, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन किधर है। बस हर अदारा और हर एक्टर शायद अपनी कहानी सुना रहा है। देखिए, इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो क्रूज कंट्रोल पे है। उस पे किसी की हुकूमत नहीं है इस वक्त। रेट ऑफ गवर्नमेंट किसी के पास इस वक्त नहीं है। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा, आपने कंफ्यूजन की बात की बिलावल भुट्टो साहब की, तो इस वक्त पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग ही जो है वो कंफ्यूज है, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब। किसी को कोई पता नहीं है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं 5-6 लाख लोगों को लेकर रावलपिंडी के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा हूं। तो अगर ये सर्कमस्टांसेस ये हो, तो डार साहब पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं कि वो 13-14 बिलियन ले आएंगे। और यहां पे मैं वजाहत ये करना चाहूंगा कि डार साहब ने कहा है कि 13-14 बिलियन मैंने सिक्योर्ड कर लिए हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो वर्ड होता है सिक्योर्ड, प्लेज्ड और उसमें और रिसीव्ड में बहुत फर्क होता है। ये जो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया सिक्योर्ड जो है, ये पॉलिटिकल वर्ड है, किसी ने दिया नहीं। इनके दौरा जो चाइना था वो दर हकीकत नाकाम था। उसकी वजह ये है, मैंने आपको अर्ज किया था कि चाइना की अपनी इकोनॉमी स्लगिश है। उनका श्रीलंका का अपना एक उनके पास एक अच्छा मिसाल उनके पास मौजूद नहीं है। उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो है और उन्होंने कोई कमिटमेंट, स्वाय आपके कर्जे उनको रीफाइनेंस करने के, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी। सऊदी अरब ने आपका ट्रिप कैंसिल कर दिया है। सऊदी अरेबिया आपने उनकी घड़ी बेच दी है। आपका पूरा कंट्री अगर कोई भी बाहर से बैठ के देखे तो इस वक्त दो चीजों के, तीन के ऊपर रुका हुआ है। एक, घड़ियों पे वहां पे आज की खबर यह थी कि 2 घड़ियां मजीद निकल आएंगी जो खान साहब ने बेची थी। और दूसरा, इस वक्त जो है उमर फारूक जहूर साहब इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान। हर चैनल पे वो हर 2 घंटे के बाद जा रहे हैं। साथ जुल्फी बुखारी साहब सफाइयां देते नजर आ रहे हैं, गलत सफाइयां दे रहे हैं, अपनी चीजों को काउंटर कर रहे हैं। साथ फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, वो भी बिजी हैं। खानजादा साहब इस वक्त जो है वो लोग उनको उनको समझते हैं तैयबर्दगान है या वो अर्तुगरुल गाजी है, वो जो क्या है ड्रामा है। तो वो इस वक्त आप एक अपॉइंटमेंट पर और घड़ियों से आगे नहीं चल रहे। दुख की बात कि आपका कंट्री जाम्ड है। बिल्कुल पिछले 6 महीने से एक अपॉइंटमेंट, कौन बनेगा बिलियनर, ये रोज हमारे जो है शाम के वक्त यही हर टीवी चैनल के ऊपर जो होता है, वो हर एंकर यही नारा लगा रहा होता है कि कौन बनेगा नया बिलियनर। तो ये उस पे 5-6 जर्नलों के ऊपर वो अपनी फोरकास्टिंग करते हैं। हर तजिया करने वाला जो यही समझता है कि मैं आर्मी जनरल हूं, मुझसे ज्यादा जीएचक्यू का एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। ये फलानी जगह रिटायर हो रहा है, फलानी जगह रिटायर हो रहा है। आज का जो बल्कि मैं हैरान था कि एक बड़े मुस्तनद किस्म के जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सुबह सुबह एक अपना तजिया फेंका है। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब हर कोर के विजिट पे जा रहे हैं और उसके बाद आईएसपीआर जो है उसका बयानिया देती है और उसके बताते हैं कि उनको वहां पे किसने रिसीव किया और वो उनका दौरा कैसा रहा। लेकिन उनका बहावलपुर के दौरे में किसी एक जो था उसका जो मुतवक्को जो लोग था एक्सपेक्टेड, उसका नाम नहीं था। तो उसको उसके बारे में भी चय मगोइयां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये कि चीमा साहब देखा जाए तो डार साहब ये बताएं मुझे, दुनिया में कोई भी इकोनॉमिस्ट होगा जिस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हो, जहां लोग
जो वहां पे मिनिस्टर पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर आग लगा रहे हो सड़कों पर निकल के, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस मुंह से लोग लेकर आएंगे? ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल है साहब कि 13-14 बिलियन डॉलर, और उसमें अगली बात जो बताना चाहूं, अगले 12 महीने में आपने 22 बिलियन डॉलर वापस करना है लोगों का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तार साहब, इसमें एक चीज मैं साथ लिंक करता जो एक चीज और मैं बात करना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस मुल्क में दहशतगर्दी फिर दोबारा सर चढ़ रही हो, बाहर से सिर्फ पैसा सिक्योर हुआ है, पहुंचा नहीं है, इट मीन्स के बातें हो रही हैं। उधर फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट होगी उसके ऊपर जो पाकिस्तानी सदर जो भी आईनी अपना फैसला करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला करेंगे, उसमें जो भी कदम उठाएंगे उसमें उनको इमरान खान की मुकम्मल हमायत हासिल होगी। मतलब ये है कि अगर लीगल, अगर तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहना है, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर देना है, तो फवाद चौधरी को ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जो भी सदर मुमलकत कदम उठाएंगे उस पर इमरान खान की मुकम्मल हमायत हासिल होगी, तो आप समझते हैं कि ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, ताकि अगर इनकी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं आ रहा तो उसको पहले जो है वो डिफेंसिव कर दें। नहीं, इन्होंने पहले उसको पोल्यूट कर दिया। जब इन्होंने इनकी खान साहब की अपनी स्टेटमेंट ये थी कि जरदारी और नवाज शरीफ जो है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे ताकि इनकी करप्शन और इनके केसेस में हेल्प हो सके। इसका मतलब तो ये है जो भी आएगा वो नवाज शरीफ और जरदारी के केसों को प्रोटेक्ट करने आएगा और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने आ रहा है। ये भी उन्होंने इरशाद फरमाया अपनी एक तकरीर में कि मुझे डिस्क्वालीफाई करने की गारंटियां देगा जो भी आ रहा होगा। तो इन्होंने तो पाकिस्तान का मेरा टोटल ही मुस्तकबिल खराब कर दिया। एक ही इंस्टीट्यूशन बचा था, बाकी तो खान साहब खुद ही आग लगा गए थे, फॉरेन ऑफिस को भी, और जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था। और जिस तरीके से अब कहते फिर रहे हैं कि रशिया जाना मेरी गलती थी, पहले कहते थे, हर चीज से तो पीछे हट गए। अब तो उन्होंने अमेरिका से भी माफिया मांग ली हैं, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ को भी एक्सेप्ट करूंगा, रिलेशनशिप बनाऊंगा। अलवी साहब अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं कि मैंने तो जी माजी में भी हुकूमत के किसी काम को नहीं रोका था और आगे भी नहीं रोकूंगा। लेकिन एक इस्लामाबाद के आसपास इस वक्त बादल छाए हैं, धुएं उड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है नून लीग वालों ने एक और तलवार लटकाई है कि हम शायद लेजिस्लेशन कर रहे हैं। फिर अजीब अजीब, असल में ना हर एक इंसान डर रहा है उस एक नाम से, जो कि एक दुख की बात है। 21st सेंचुरी में एक अपॉइंटमेंट के ऊपर इतना इतना शोर, इतना एक एक ऐसे हालात है, पूरा कंट्री रुक चुका है पिछले 6 महीने से। जिस दिन से खान साहब एक हुकूमत को छोड़कर गए हैं, जिस दिन से इन्होंने अपना बयानिया बनाया मीर जाफर का, जानवर वाला, और उसके बाद हैंडलर्स वाला, और सारा खान साहब ने बड़ी मेहनत की है बयानिया बनाने में। 6 महीने में उन्हें लगे, 6 महीने 7 महीने कौम को खड़ा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के सामने। लेकिन खान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ सारा कुछ किया। पार्टी भी बनाई उन्होंने, बिरयानी पार्टी भी चला रहे हैं आजकल। तो मैंने जिस तरह बताया था, अब तो एक स्टैंडर्ड, जिस तरह बाटा की जूती का रेट होता है, इसी तरह चल रहा है कि एक पानी की बोतल होती है, बिरयानी का एक डब्बा होता है, तो साथ 2000 रुपया कैश होता है। ये तो एक हर बंदे को पता है कि लॉन्ग मार्च सिर्फ इन 3 चीजों को चल रहा है, 2000 रुपया बिरयानी की प्लेट और पानी की बोतल। तार साहब, ये जो आप पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की, इसके साथ ही आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू, जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए? एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहे हैं जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। चीमा साहब, दुख से कहूंगा एक बात आपको कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, बिलावल भुट्टो साहब वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हमारे नवाज शरीफ साहब के तो बहुत बड़े महल हैं लंदन के अंदर। इन्हें सब पता है कि कौमें तरक्की किस तरह करती है। इनको कोई किसी नए भाषण की जरूरत नहीं। दुख की बात यह है कि जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब ये लैंड करते हैं बाहर से पढ़ के,
ये बिल्कुल माइंड चेंज कर जाता है। और करप्शन किस तरीके से करते हैं ये, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप कहते हैं लीडर, सिंध के अंदर एक डीसी, एक डिप्टी कमिश्नर M2 हाईवे पे 1 अरब रुपया लेके, उसको एंटी करप्शन वालों ने उसको 1 अरब रुपए की करप्शन में पकड़ा। एक डिप्टी कमिश्नर, एज 30-35। और खान साहब और चीमा साहब, आपका इस वक्त पंजाब में चीफ सेक्रेटरी कोई नहीं, और जो आईजी साहब चले गए हैं छुट्टी लेकर, जो उसके बाद जो दूसरे आईजी साहब आए हैं, उन्होंने 36 तबादले किए हैं। जो टेम्परेरी आए हैं 36 तबादले किए हैं। आपके चीफ मिनिस्टर जो कि 10 MPs उनके साथ हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक 36 SSPs, RPOs, DPOs 36 तब्दील किए हैं उसने पिछले हफ्ते के अंदर। तो उसमें आप दर हकीकत, मैं इस बात को मुस्तरद समझता हूं, आप तरक्की चाहते नहीं। क्योंकि देखें, आपके भुट्टो साहब थे, वो भी फॉरेन ग्रेजुएट थे। आप तालीम अगर सोचा जाए ना कि आपके पास तालीम आपके पास बहुत है। ये इनके साथ 25-25 साल के जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे खान साहब के साथ थे, सारे फॉरेन क्वालिफाइड है, डुअल सिटीजन है। इन्हें पता है कि इंग्लैंड अमेरिका तरक्की किस तरह करता है। आधी कैबिनेट उनकी अमेरिका से गई थी। उनको क्या बताना कि कौमें किस तरह तरक्की करती, उनको सिस्टम सिखाने का पता है अभी कि अमेरिका में सिस्टम किस तरह काम करता है। लेकिन नहीं, वहां जब जाएंगे तो फिर लूटेंगे, तो बाहर भागेंगे। ये अब चीमा साहब, ये आज नहीं हो रहा है। जो कुछ भी आप और मैं आज हम बातें कर रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट मौजूद है आपकी हिस्ट्री के अंदर। अब ये सारा टोपी ड्रामा 1947 से चल रहा है, ये आज का नहीं चला है। ये कि रिपीट हो रहा है। जर्नैलों की भी शक्लें तब्दील है, यूनिफॉर्म वही है। इधर भी करैक्टर वही है, सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज है, नाम चेंज है, करैक्टर वही है। उनका फंडामेंटल्स उनके वही कि लूटना है और भागना है। मैंने आपको हमेशा ये कहता रहा हूं, आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन आपको मार देगी बड़े बुरे तरीके से, और मार रही है। मैं मिसाल देता हूं आपको, IMF से इन्होंने कहा जी हम बात कर रहे हैं, IMF का प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से आ रहा है। अभी तक ये बात पकड़ नहीं रही। IMF ने रसीदें मांग ली आपसे फ्लड के एक्सपेंसेस की। उन्होंने कहा हमें हिसाब दें आप, और उन्होंने नाराज हैं आपसे कि आपने 1800 अरब का जो बिलियन का जो पैकेज दिया किसानों को, वो क्यों दिया। और इसमें मैं आज तक मैं बता, आप तो खैर इस वक्त कोई बात ही नहीं करता ना फ्लड वालों की, कौन बात नहीं, कोई भी नहीं, किसी ने भूल गया। आप ये ऑडिट करा के देख लें, खाबे ना निकलें जो मर्जी। मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, तार साहब आपकी बात में एक पॉइंट ऐड कर दूं। उन्होंने कहा है कि आपने $30 बिलियन का तखमीना लगाया कि पाकिस्तान के फ्लड्स में इतना नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने जो निचले लेवल से डाटा इकट्ठा नहीं किया, बगैर डाटा इकट्ठे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया है कि $30 बिलियन का डैमेज हुआ है। इसके ऊपर IMF और वर्ल्ड बैंक चीख रहा है। लेकिन वो पैसे तो लाहौर और इस्लामाबाद वालों को चाहिए थे ना, वो फ्लड वालों को थोड़ी चाहिए थे। उन्होंने अपने खर्चे लिखे हैं ना। वो खर्चे उन्होंने सलाह वालों के नहीं लिखे। उन्होंने लिखा है कि दुबई में मकान भर रहा है, बच्चों की ट्यूशन फीस है। वो 30 बिलियन तो जो इस्लामाबाद के जो आपके बैठे लोग करप्ट हैं, ये रूलिंग एलीट है, उनके खर्चे थे ना 30 बिलियन। ये फ्लड का तखमीना थोड़ी था। ट्रू। वो उन्होंने कौन सा फ्लड में देखा जाता है, आपने देखा है कोई? आप बताएं, इमरान खान गया एक दफा वहां फ्लड वाले एरिया में? शहबाज शरीफ साहब गए वापस दोबारा? मरियम इधर आ गई है, साथ में दूसरे चीफ मिनिस्टर साहब जो है शहबाज शरीफ का बरखुरदार, वो भी आ गया, अबेंडन करके आ गया बिल्कुल। वो आर नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, जब आपने सियासत करनी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हो, तो आके वहां सैलाब में जाने की क्या जरूरत है? सही कह रहे। जब मरियम नवाज को पता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है एस्टेब्लिशमेंट की डील के साथ, मुझे एजेंसियों ने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो वो फ्लड वाली जगह क्यों जाएगी? आप जाएंगे? आप भी नहीं जाएंगे, आपको भी गर्मी लगेगी। ठीक है। तो चीमा साहब, ये कौम जो है, आपने कौमी, अब मैं तो आपको कौम भी नहीं कहूंगा ना, क्योंकि आपके अंदर कौमियत ही नहीं है। कौमियत ही ना हो, जब दर्द ही ना हो किसी का, अपने किसी पाकिस्तानी मुसलमान भाई का दर्द ही ना हो, बल्कि अब तो मैंने लफ्ज मुसलमान भी इस्तेमाल करना छोड़ देना। मेरे अगले दिन किसी ने कौमियत के साथ उसने कहा कौमियत जुग्राफियाई जगह का नाम होता है, मजहब के साथ अटैच ना करें कौमियत को। आपको ये सीखना पड़ेगा। आपके हीरो गैर मुस्लिम भी होने हैं, आपके मुस्लिम होने नहीं चाहिए, आपके गैर मुस्लिम भी हीरो हैं। भगवान दास वाज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, भगत सिंह वाज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, महाराजा रंजीत सिंह इज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री। जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे, आप ग्रो अप नहीं होंगे।
आपके अब ये सारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े, लिंकन इनके पढ़े, कैम्ब्रिज के पढ़े बच्चे ये नहीं समझ रहे ऋषि सोनक इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और मुझे अगले दिन किसी ने, आपको मैंने बताया था, शायद मैंने रीट्वीट किया था किसी का, कि पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। उस दिन आप तरक्की करना शुरू करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि ये मैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता रहूं, पाकिस्तान का लॉयर भी करके आया हूं। इसकी अमेंडमेंट की गई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे पहले गैर मुस्लिम हो सकता था। और आज भी मेरे ख्याल में चीमा साहब, अगर आप पाकिस्तानी है तो आपका हक बनता है, आप पाकिस्तानी है तो आपका हक बनता है, यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज हाउ द नेशंस ग्रो अप, दिस इज हाउ द डेमोक्रेसीज गेट मैच्योर। तार साहब, मैं आपने जो बात की ना पाकिस्तानियों की, मैं 3 मुल्कों के सफारतकारों को मिला हूँ पिछले हफ्ते। मैं नाम नहीं लूंगा उन मुल्कों का। उन मुल्कों की टीमें पाकिस्तान में आई और उन्होंने आके, और स्पेशल लोग आए यूरोप से, उन्होंने पानी साफ किया ताकि पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तानी लोगों को वो पानी पहुंचा सकें। और दे फेल्ट इट के पाकिस्तानी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे डाटा के वाले से, ट्रांसपेरेंसी के वाले से, और यकीन करके माने वो वापस जो है वो चले गए। और आप ये जो बात कर रहे हैं तार साहब, जो दूसरी बात आपने की है कि एक 97-98% लोग पाकिस्तान में मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी हम खौफ है परसेंट है कि 1-2% जो नॉन मुस्लिम है, वो अगर वजीर आजम या सदर बन गया तो पता नहीं वो क्या मुल्क के अंदर जो है वो तब्दीली कर देगा कि 97% जो जिसकी, देखिए सारे के सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो मुसलमान है, को कानून तो नहीं बदला जा सकता ना। चीमा साहब, मैं ये समझता हूं, मुझे यकीन करें 2-4 चीजें दे आर वेरी डियर टू माय हार्ट। सिंध के अंदर जो हिंदू आबादी है, जब भी मैं उन्हें तकलीफ में देखता हूं तो मैं, यकीन करें, आप एक सेकंड के लिए देखें, तकलीफ किसी की समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उसके जूतों में पांव डाल के देखें। आप अपने आप को एक दफा जरा इंटीरियर सिंध में ले जाएं और इस 21st सेंचुरी में आपको मजहब की वजह से आपको अगर कोई बंदा तंग करे, इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी। मैं 1947 के अभी तक आपको मैं बताता हूं, मैं जब छोटा था तो मैं अखबार वाले हर अगस्त 14 को आर्टिकल्स लिखते थे तकलीफों के बारे में। मैं यकीन करें रोता था उनको पढ़ पढ़ बचपन में, कि इस तरह इंसान करता है जो सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह जुल्म ढाए। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए मेरी यारियां दोस्तियां, आपको पता है कि मेरी यारियां दोस्तियां सबके साथ है। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ डेयर। मेरे कई यार दोस्त हैं यहाँ पे, आपको पता है, मेरे साथ सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। मैं कई दफा सोचता हूँ यार, या तो मैं 1947 में उनके साथ भारत चला जाता अगर वो जाते थे, या फिर उनको रोकता यहाँ रहने के लिए। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप सदियों से रह रहे हैं इकट्ठे बहन भाइयों की तरह, और आप चले ठीक है 1947 भी आपने जाना है, लेकिन उनको मारना, कत्लेआम करना, वो भी इंसानियत जहां सदियों से रह रहे, इससे बड़ा अलमिया। और आज के दौर में फिर अगर वो रिपीट हो, बल्कि हो रहा है, शिया सुन्नी की टॉलरेंस नहीं है, आप दूसरी बातें करेंगे, मज़हबियों की पाकिस्तान आपने, ये इन चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जो मजहबी अकायद होते हैं आपका पर्सनल मैटर होता है, आपका खुदा के साथ अपना एक रिलेशनशिप है हर एक इंसान का, उसकी बेसिस पे अगर आपने डिसीजन लेने हैं, देन यू कैनॉट ग्रो। दिस इज ऑलमोस्ट अ सिकनेस। किसी को उसके मजहब की बेस के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करना या उसके जज्बात को मजरूह करना, ये ज्यादती, मैं समझता हूँ ज्यादती इन 21st सेंचुरी। और ये अलमिया है एक पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मैं मजे की बात बताता हूँ चीमा साहब। मेरे वालिद साहब एक पढ़े लिखे इंसान थे, 1963 में उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। हमेशा मुझे वो कहते थे कि ये मजहबी लोगों का, चाहे किसी मजहब का, इनका कारोबार फ्लरिश वहां करता है जहां तालीम की कमी होती है। yes. मैं हमेशा देखता था मंडी बहाउद्दीन के जो बस अड्डा होता था, वहां पे मदारी के आसपास 300, 400 लोग खड़ा होता था, लेकिन अपारा मार्केट में या जिना सुपर में कभी कोई मदारी के पास नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग। वहां पे अगर कोई मदारी किसी को कहेगा कि मैं 10 रुपए का 50 बना देता हूं, तो लोग कहेंगे इस्लाम यार पागल हो गया, इसकी जेब में कौन सा कोई प्रिंटर लगा हुआ है। लेकिन वहां मंडी बहुत में लोग बिलीव करते, वो बिलीव कर 400 बंदा खड़ा हो जाता था। दिस इज हाउ these religious people, they set up their business centers, है, कारोबार है। यही ज्यादती है। जो भी अपने मजहब को कर रहा है वो उसके साथ ये ज्यादती कर रहा है।
अगर उसको एज ए पॉलिटिकल टूल यूज कर, मैं हमेशा ये कहता हूं, देखें खान साहब ने ज्यादती की, अमर बिन मारूफ बना के ज्यादती की, एक ऐसा लफ्ज दिया है कि सिर्फ मैं हक पे हूं, जो पीटीआई में बिलीव नहीं करता खुदा ना खास्ता वो जी वो नॉन मुस्लिम है, नॉन बिलीवर है, ये ज्यादती। और ये वही इमरान खान साहब है। तार साहब आपको बताऊं कि मैं इनको बड़ा पसंद करता था। इन्होंने कहा था कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मेरी पार्टी पावर में आएगी तो मैं जो वर्ड माइनॉरिटी है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैं रिमूव कर दूंगा। और तार साहब देखें कि ये जो बात है कि हम इतने इनसिक्योर हैं, मतलब इतने ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद भी हम सारा टाइम इनसिक्योर रहते हैं और डरते रहते हैं कि वो वहां पे कहीं मस्जिद ना बन जाए, किसी का मंदिर ना बन जाए, चीमा किसी का साहब, गिरजाघर ना बन जाए। मैं खुद इमरान खान के लिए दुआएं मांगता रहा हूं ये जीते, यस। क्योंकि वी वर सिक एंड टायर्ड बाय द करप्शन। और मैं बल्कि इन्होंने ज्यादा मुझे दिल तोड़ा, इन्होंने मुझे जब ये उस्मान बुजदार और ये गोगी की स्टोरियां निकली। अब उसमें चीमा साहब खासकर मैं तो ये समझता हूं कि इन्होंने ज्यादती की और फिर इस्लाम का नाम अब यूज कर रहे हैं मजहब अपने पॉलिटिकल गेम के लिए, सख्त ज्यादती, सख्त ज्यादती। और उसमें चीमा साहब मैं खासकर ये मेरी ख्वाहिश होगी कि लोग इस तरह आगे आए और अपने नॉन मुस्लिम हीरो को देखिए, हमारे लोकल हीरो की बात करें ना, आप अगर महमूद गजनवी को बना रहे, वो तो फॉरनर था, वो कहीं से आया था। आप मुगलों को हीरो बनाते, मुगल तो कहीं और से आए थे भाई। लोकल हीरो देखें ना, अपने डीएनए में से हीरो ढूंढने की कोशिश करें। तारक बिन ज़ियाद ढूंढते हैं स्पेन में। नहीं देखिए, फॉरेन इन्वेडर्स को आप कहते हैं जो हीरो, वो तो इन्वेडर थे। वो आते थे यहाँ लूट के, दिल्ली लूटते थे, वो वापस चले जाते थे, दिल्ली आके लूटते थे। वो तो कई कई में से तो मुगल ऐसे पठान ऐसे थे, वो तो रहते भी नहीं थे, वो सिर्फ दिल्ली लूटने के लिए आते थे भाई। आप उनको उनका नाम लेते हैं तो लेकिन ये कि ज्यादती करते ना, या आप लोग अपने बच्चों को सही और हिस्ट्री नहीं बताते, अपनी लैंड के साथ अटैच नहीं करते उसको। और देखिए कहाँ इस्लाम एक मजहब है प्लूरलिज्म का, टॉलरेंस का, इंक्लूसिवनेस का तार साहब, बस और आप कहाँ पे हमने डिवीजन, हेट और किस तरह का पैगाम दुनिया में दिया है कि मुसलमान देख के लोग घबरा जाते हैं। सीमा साहब, इस्लाम, ये जो फॉरेन इन्वेडर आते रहे इस्लाम के लिए नहीं आते रहे, ये सिर्फ लूटने आते रहे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर वार का कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि किसी की इबादतगाह को नहीं गिराना, किसी सरसब्ज दरख्त को नहीं काटना, बच्चे किसी को हाथ नहीं लगाना, औरत को हाथ नहीं लगाना, बुजुर्ग को हाथ नहीं लगाना, फसलें नहीं काटनी तो बात है। फसलें नहीं काटनी। ये तो आते रहे, लूट के जाते रहे, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था बताया जिसने लूट मार नहीं की। और हर एक के हरम के अंदर 300-300 औरतें होती थी, और मोस्ट ऑफ देम दे यूज्ड टू ड्रिंक, ड्रिंक करते थे सारे ज्यादा। बल्कि इनके तो उसके बाबरी में लिखा था कि मुझे वो किसी एक का मैं याद नहीं, उसने कहा जी मुझे नूर जहां का दीदार हो जाए, गोश्त मिल जाए और एक दो तीन गिलास वाइन के मिल जाए रोज पीने के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारे ऑल ऑफ देम दे यूज्ड टू ड्रिंक। और 300-300 औरत हरम के अंदर होती थी, और हमारे लिए इस्लाम का ठेकेदार बने हुए वो। देखें इससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या होनी। दरबार लगाते थे और खवातीन को बुला बुला के नचाते थे, ये इस्लाम की खिदमत हो रही है। लेकिन हिस्ट्री को किस तरीके से बताया जाता है, मैं यही तो ज्यादती। लोकल हीरोज दिखाओ इनको निकाल के अपने लोकल हीरो। मुझे अभी याद है लाहौर के अंदर वो भगत सिंह चौक का नाम आ रहा था, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी। यार वो हीरो है, फैसलाबाद लायलपुर, बल्कि फैसलाबाद भी नहीं कहना चाहिए, उसका नाम तो लायलपुर रखना चाहिए उसका। फैसलाबाद तो सऊदियों ने आपको पैसे दिए तो आपने नाम रख दिया उसका। देखिए फैसलाबाद के लिए सऊदियों ने क्या किया, लॉयल ने तो आगे चले जी, उसने आबाद किया था ना वो। देखिए वो लायलपुर से था, उसके घर को बल्कि मैंने उसके घर की हालत देखी, भगत सिंह सच है हीरो, उसके घर को नहीं संभाला किसी ने, उसको रिस्टोर करना चाहिए। मोहम्मद रफी के घर की हालत देख रहा था, वो ठीक नहीं है। जहां से हमारे गए थे अपना दिलीप कुमार साहब, उनके घर को नहीं संभाला। हालांकि दे आर लेजेंड्स, लेजेंड्स इनको लेकिन इनको सबसे बड़ी तो बात ये है चीमा साहब, मैं ये हमेशा कहता हूँ, जंगे तो आपने बहुत लड़ ली भाई, जंगे तो बहुत। अब प्यार को भी एक चांस दे के देखो यार, हारमोनी को भी एक चांस दे के देखो, क्या फर्क पड़ता है। ना पोजीशन में और जंगों की, ना ये जंगों का दौर है। तो अपने आप को साफन अप करो और इन चीजों को कारोबार ना बनाओ। सियासत में पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस करो यार, मजहब को डिस्कस ना करो इसको मजहब। डॉक्टर साहब हमारी हालत तो ये है, हमने टेक्नोलॉजी और दुनिया की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको कैसे एम्ब्रेस करना है। गोरे ने सिर्फ हॉकी की जो आम ग्राउंड है उसकी जगह वो एस्ट्रो टर्फ डाल दी, हमारी हॉकी टीम 0 पे चली गई है। हमसे तो अपने लोगों को वो हॉकी नहीं खिलवाई गई
मतलब हम जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उनको हम यूज्ड टू नहीं, हम उनको एम्ब्रेस ही नहीं कर सकते। हमारे पास तो इतनी हिम्मत नहीं है। तो जो आजकल दुनिया आसमान पे पहुंची, कहाँ जो है वो पहुंच रहे हैं, तो असी ते जनाब हाली थले ही जरा ना गुली डंडा आज खेले। आज आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जिस तरह जर्मनी के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने बनाई थी, और जब कुरान उन्होंने छापा था तो उन्होंने फतवे दे दिए थे। हाँ। कि जो लाउड स्पीकर लगा था तो फतवे दे दिए गए। कि आज भी मौल आज भी आपकी लड़ाई हो रही है, शलवार कहाँ बांधनी है, हाथ कहाँ बांधने हैं, नमाज पढ़ने के लिए मुंह कहाँ करना है, ये नहीं पता। कि इस वक्त मैं अगले दिन बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, किसी हमारे भारतीय दोस्त ने लिखा था कि गूगल हैज बिकम द न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। यस उनकी मनापली भारत के अंदर डिस्कशन हो रही है कि उनकी मनापली किस तरह तोड़नी। आपकी सोच और उनकी सोच में ये, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, मैं बैशिंग नहीं कर रहा, ये कह रहा हूं अगर आप कोई चीज अच्छी बना नहीं सकते तो कॉपी कर लें यार किसी, लेकिन उसकी नफरत में इतना अपनी आंखें और कान बंद ना कर लो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। आप डिप्रेशन में जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तरक्की नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है तार साहब। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अल्लाह खैर करे और हमारी लीडरशिप को कोई अक्ल आए, और ये मुस्तकबिल अपना तो इन्होंने खैर बहुत सिक्योर कर लिया है। वो जो 65% यूथ है जिसका 24 घंटे नाम लेते रहते हैं कि हमारे मुल्क में 65% यूथ है, 65% यूथ है, और इंडिया अपनी यूथ इंग्लैंड का है, साड़ी यूथ तो मदारी वेंदी है भाई। सो दिस इज वेयर वी आर मैं स्टैंडिंग। आखिरी पॉइंट ये आपको शायद मैं दोबारा एक दफा करना चाहूंगा चिकमा साहब, वो ये था कि मेरे किसी दोस्त के साथ बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई। ही वाज अ पीएचडी डॉक्टर हियर इन वॉशिंगटन डीसी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम भारत। ही वाज विजिटिंग हियर इन वॉशिंगटन डीसी। तो मेरी डिस्कशन हुई पाकिस्तान भारत उस रीजन पे। उन्होंने कहा कि यू विल सी वेरी स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, भारतीय डायस्पोरा। मैंने पूछा वो कैसे, उन्होंने कहा दुनिया के पास कोई चॉइस नहीं है। एक तो हमारी आबादी हमारा सबसे पहला टूल है, दूसरा हमारा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमारे लोग वीजे लेकर जाते हैं, हमारे लोग टेक्नोक्रेट बन के जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो उनका उस कम्युनिटी के अंदर देखें आज कितने जो है भारतीय निजात जो है वो कांग्रेसमैन है या सीईओ है। ये हर कंट्री, 7 कंट्रीज के इस वक्त अंदर जो भारतीय निजात है, दे आर इन द रूलिंग पोजीशन, जो उनके टॉप वाले पोजीशन। तो वर्सेस हमारा हमारा देख, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, चीखना जुल्फी बुखारी सबसे बड़ा, मैं देखेंगे उनको वो पॉलिसी मेक करे पाकिस्तान। बिल्कुल। चले बस तार साहब, अल्लाह अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो, और इस एलीट को जो है ना वो अक्ल आए कि वो अपने अलावा जो है वो मुल्क का भी सोचें, और सिर्फ हमें ये जिंगोइज्म और ये जो सिर्फ स्लोगनरिंग है इससे ज़रा बाहर निकालें। अदरवाइज द फ्यूचर इज़ नॉट समवेयर गुड। थैंक यू वेरी मच तार साहब। इट वाज ग्रेट टू टॉक टू यू सर। थैंक यू सर।